हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इस सब्जेक्ट में अगर कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो है रिवीजन में। जब हम कंसेप्ट क्लास में पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई तो प्रॉपरली हो जाती है, कंसेप्ट हमको समझ में भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले जब हमको रिवाइज करना पड़ता है तब हमको बहुत चैलेंजिंग लगता है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सारी चीज़ों को टाइमली रिकॉल कर पाना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट का रिवीजन जो है वो बेटर करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं उनका रिवीजन कहीं ना छूटे। अगर वो क्लास में कंसेप्ट सारे समझ रहे हैं तो उनको एग्जाम में सिर्फ कम नंबर इसीलिए ना मिले कि उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि अकाउंट्स के रिवीजन में सिस्टमेटिक प्लानिंग और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये हमेशा प्रयास करूंगा कि आपके पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस आए, सिलेक्टेड कंटेंट आए, जिसको आप डायरेक्ट रिवाइज करके एग्जाम में अपीयर हो पाए। तो इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इसे आप अपना रिवीजन पार्टनर मानिए और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं वैसे वैसे आप वीडियोस को देखिए और उसके बेसिस पे अपना रिवीजन प्लान करिए। चलिए आज वाली क्लास की शुरुआत करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप टॉपिक का। पार्टनरशिप टॉपिक में अलग अलग यूं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन शुरुआत होती है हमेशा इंट्रोडक्शन से, इसीलिए रिवीजन की शुरुआत भी हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से। और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है बेसिकली जिसमें फॉर्मेट्स हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी। और इसका जो पार्ट 2 है उसमें स्पेशल सिचुएशंस है कि गारंटी के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। खैर फिलहाल आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो फॉर्मेट बेस्ड ही होगा। जो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, हम उन्हीं कंसेप्ट्स को क्विकली रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने पहले नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी पूरा मौका है कि कंसेप्ट्स को वो रिकॉल कर सकते हैं। फॉर्मेट बेस्ड है, एक बार अगर दिमाग में फॉर्मेट क्लियर हो जाए तो फिर कैलकुलेशन की बात आती है। तो आज वाली क्लास में हम क्विकली सबसे पहले फॉर्मेट को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमारे सामने है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाने के बाद। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वही ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और वहां से फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अब अगर आप 11th को रिकॉल करेंगे तो 11th में पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में डायरेक्ट प्लस कर देते थे, क्योंकि वहां पे तो सोल प्रोप्राइटर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं ओनर्स। तो ऐसे केस में जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो किसी एक पर्सन को नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होना है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसीलिए ये शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट से होगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से कैलकुलेट होगा वो सभी के लिए सेम है। उसके बाद अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो डायरेक्ट बैलेंस शीट बना लेगी। पार्टनरशिप अगर है तो उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए नहीं बनाया जाता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पीएनएल नेट प्रॉफिट से। अच्छा, नेट प्रॉफिट का भी क्या मतलब है वो हमको पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं लेकिन एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ है। एप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं? एप्रोप्रिएशंस वो आइटम्स होते हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पार्टनर की सैलरी, जैसे पार्टनर का कमीशन। या फिर मैं ये बोलूं कि आपको स्ट्रिक्टली ये तीन आइटम्स याद रखने हैं, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का कमीशन। ये तीन ऐसे आइटम्स हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं और वो फर्म के लिए एप्रोप्रिएशंस माने जाते हैं। मतलब ये कि अगर कभी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी,
कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एप्रोप्रिएशंस वो आइटम होते हैं जिनको केवल तभी पे किया जाता है जब फर्म के पास प्रॉफिट हो और सफिशिएंट प्रॉफिट हो। तो अब ध्यान से समझिए, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे चार्जेस माइनस कर दिए गए हैं। चार्जेस किसको बोला जाएगा? जितने भी 11th में हमने आइटम्स पढ़े थे, मैनेजर का कमीशन, एम्प्लॉय की सैलरी, वेजेस, ये सब चार्जेस थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे कहां आती है, जब हम 12th में आते हैं तो पार्टनर्स को भी मिलने वाले कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो चार्जेस कहलाते हैं। जैसे पार्टनर को अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, देखिए पार्टनर ने कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, कुछ कैपिटल ए ने लगाया, कुछ बी ने लगाया, कुछ सी ने लगाया, लेकिन अगर कैपिटल के अलावा ए अपनी बिल्डिंग भी दे रहा है तो वो उसके लिए तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा ना, उसके लिए वो रेंट लेगा, और रेंट को एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेंट हमें देना ही पड़ेगा पार्टनर को, चाहे हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो या नहीं हो, भले हमारा लॉस हो, लेकिन रेंट हमें पे करना ही पड़ेगा। तो जो ऐसे आइटम्स हैं कंपल्सरी टू पे, जिनको हम प्रॉफिट देख के पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब प्रॉफिट अगर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। चार्जेस मतलब कंपल्सरी टू पे, पार्टनर का रेंट है, चार्ज है, देना ही पड़ेगा। पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, कैपिटल उसने लगा दिया, इसके अलावा और पैसों की जरूरत थी फर्म में, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि भाई देखो ए बी सी तीनों ने कैपिटल लगाया, लेकिन ए ने बोला देखो बी और सी तुम लोग तो कैपिटल लगा नहीं रहे हो, कैपिटल लगा चुके हो, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगा रहे हो, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे लगाऊंगा तो मैं उसे कैपिटल ट्रीट नहीं करूंगा, मैं उसे लोन की तरह फर्म को दूंगा जिसपे मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज माना जाएगा। तो ऐसे केस में चार्जेस में बेसिकली क्लास 12th लेवल तक अगर अपन समझें तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो बेसिक आइटम हैं जो आपको याद रखने हैं। वैसे तो देखिए चार्जेस बहुत होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जिस टाइप के हमारे एग्जाम में आएंगे हम उनकी बात करें, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दो ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम चार्ज बोलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर की सैलरी हो, या पार्टनर का कमीशन हो, ये तीनों एप्रोप्रिएशंस होते हैं। हमको ध्यान रखना है कि जो ये नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशंस होता है। बिफोर एप्रोप्रिएशंस होता है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट में से एक भी एप्रोप्रिएशन अगर माइनस हो गया तो फिर वो नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा, वो प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा, उसको वापस सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे किया जाएगा उसकी बात भी अभी करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है पहले हम वो समझ लें। नेट प्रॉफिट वो जिसमें से सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं और जिसमें से एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ है। मैं बार बार इन वर्ड्स को इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है समझिएगा, क्वेश्चन की लाइन कैसे लिखी होती है, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग रेंट, इस तरह की लाइन लिखी होती है। तब आपको बिफोर और आफ्टर वर्ड को पढ़ के ये कंसेप्ट लगाना है कि नेट प्रॉफिट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, जो चीज माइनस होनी चाहिए वो हो चुकी है क्या, जो आइटम माइनस नहीं होना चाहिए वो भी हो चुका है क्या, अगर हो चुका है तो उसे प्लस कर दीजिए, और अगर वो माइनस नहीं हुआ है तो ठीक है। तो कुल मिला के अलग अलग सिचुएशंस में नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन वेरी कर जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। अगर मतलब क्लियर है तो ऐसे केस में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो दिमाग आप लगा पाएंगे। मतलब ये कि अगर लिखा हुआ है कि चार्जेस माइनस नहीं हुए हैं अभी तक, तो आपको क्विकली चार्जेस माइनस कर देने हैं। चार्जेस में आपको दो ही आइटम दिखेंगे, रेंट दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखेगा। और अगर लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएशन भी गलती से माइनस हो चुका है तो एप्रोप्रिएशन को पहले आप प्लस करेंगे, उसके बाद आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। जैसे लिखा हुआ है बिफोर रेंट बट आफ्टर सैलरी। बिफोर रेंट मतलब रेंट माइनस नहीं हुआ है और सैलरी माइनस हो चुकी है, तो सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है, पहले ही कैसे माइनस हो गई, उसे वापस ऐड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो चार्ज है, उसे माइनस होना चाहिए था, अगर माइनस नहीं हुआ है तो उसे पहले माइनस करेंगे, सैलरी को प्लस करेंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट फिगर आएगा उसे नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। हम इस पे बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट को प्रॉपरली समझ लें, किस चीज का क्या मतलब है वो प्रॉपरली देख लें, फिर न्यूमेरिकल की बात भी करेंगे।
ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड, जिसकी शुरुआत हुई नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट के बाद ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड केवल एक ही आइटम आएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही एकमात्र ऐसा आइटम है जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो वो फर्म के लिए इनकम है। क्रेडिट साइड बेसिकली इनकम्स का होता है, तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड आया, दूसरा आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, क्योंकि यही एक ऐसा आइटम है जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। बाकी सारे आइटम्स जो है वो हम पार्टनर्स को देते हैं, और वो सारे आइटम्स आते हैं डेबिट साइड। पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है। दूसरा आइटम पार्टनर की सैलरी, इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होता है, या तो क्वेश्चन में मंथली सैलरी गिवन होगी या क्वार्टरली सैलरी गिवन होगी, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो एनुअल सैलरी उसे मान लिया जाएगा। तीसरा आइटम है पार्टनर का कमीशन। अब ये पार्टनर का कमीशन जो है वो जनरली एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस बन सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह का कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसके लिए हम सेपरेटली उसको डिस्कस कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पार्टनर्स कमीशन के अलग अलग केसेस होंगे और उन केसेस में कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल बात चूंकि फॉर्मेट की चल रही है तो हम सारी चीजों को क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया डेबिट साइड, पार्टनर की सैलरी आई डेबिट साइड, पार्टनर का कमीशन आया डेबिट साइड। ध्यान रखिएगा, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी होती तो वो चार्ज होती, वो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले माइनस हो चुकी होगी। अगर किसी मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो मैनेजर का कमीशन भी चार्ज है, उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। तीन आइटम ये हो गए। चौथा आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, अगर फर्म ने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट का कुछ अमाउंट जो है वो हमें पार्टनर्स में नहीं बांटना है, ना सैलरी के फॉर्म में, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, ना डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में, क्योंकि ये वो हिस्सा होगा जो हम फर्म में रखेंगे, आगे उस अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे फर्म की ग्रोथ के लिए। तो ऐसे केस में अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हुए जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है, और जनरल रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर फर्म में नेट प्रॉफिट है तो ही जनरल रिजर्व बनाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर जनरल रिजर्व कैसे बनाया जाएगा। तो ये जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और जनरल रिजर्व, जब ये सारे आइटम्स नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिए जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिया जाएगा, उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन होता है डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट जो लास्ट कैलकुलेशन है, जिसको फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? क्रेडिट साइड में दो आइटम है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और अगर कुछ जनरल रिजर्व में गया है तो इन सबको जोड़ के रिजल्टेंट फिगर से माइनस कर दिया जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर देंगे, जो भी फिगर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सब का टोटल, सैलरी प्लस पार्टनर का कमीशन, और अगर कुछ जनरल रिजर्व में गया है तो वो भी। ये सारे आइटम्स का टोटल करके हम माइनस कर देंगे। रिजल्टेंट फिगर जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट को क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, पहली ही लाइन में जनरली लिखा होता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 2:7 है, या कोई भी रेशियो गिवन हो सकता है। ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट में ही वो रेशियो नहीं लगाना है, नेट प्रॉफिट के बाद ये पूरा कैलकुलेशन होगा और आखिरी में जो प्रॉफिट आएगा वो उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल 3:2 रेशियो है तो 3/5 और 2/5 करके हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान से समझिएगा, ताकि अगर कहीं कोई एरर हो रहा हो तो आप उसको भी कवर अप कर पाएं। देखिए, नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है ये समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती है तो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं ये सारी बातें न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, लेकिन एट अ ग्लांस इन बातों को करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप चीजें रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि 6 महीने वाली बात किसके लिए थी। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है।
इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि चार्ज होता है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है तो 6% पर एनम अपने मन से हमको लगा देना है। ये फिक्स रूल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% पर एनम के रेट से कैलकुलेट हो जाएगा। और 6 महीने वाली बात बोली गई है ड्राइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। तो ऐसे केस में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कौन सी बात किस पर्टिकुलर आइटम के लिए बोली गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात चले तो 6 महीने वाला लॉजिक याद रखना है। अच्छा, ये 6 महीने वाला लॉजिक भी कहां याद आना चाहिए? जब आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो प्रॉपरली, और सॉरी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो या नहीं हो, लेकिन रेट पर एनम गिवन हो। अगर रेट ही पर एनम गिवन नहीं है तो फिर ऐसे केस में 6 महीने का कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में फ्लैट रेट है तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। अगर क्वेश्चन में रेट लिखा हुआ है 12% तो 12/100 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12% पर एनम तो 12/100 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 6/12 भी साथ में करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि एवरेज पीरियड कंसेप्ट नहीं लग रहा हो। खैर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तो इस पॉइंट को भी समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई रेट गिवन नहीं है तो अपने मन से 6% नहीं लेना है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं है। देन पार्टनर की सैलरी मैंने बताया बहुत सिंपल होगा, और पार्टनर के कमीशन का तो अलग अलग केसेस में अलग अलग कैलकुलेशन होगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो, मैं हर आइटम के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि किसी को अगर डिटेल में समझना है तो वो डिटेल में भी समझ सके, सारे कैलकुलेशंस इंडिपेंडेंटली करके देख सके, क्योंकि एग्जाम में तो सारी चीजें कलेक्टिवली आएंगी, लेकिन मेरा एक एक एरिया स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहां से होगी और किस तरह से उसे कंक्लूड किया जाएगा। अब छोटी सी एक बात और समझ लीजिए, बहुत रेयरली एग्जाम में आती है, लेकिन फिर भी इसको भी याद रखना जरूरी है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट नहीं बांटना चाहते हैं, मतलब ये नहीं बांटना चाहते हैं या फिर कम बांटना चाहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब तो हमको देना ही देना है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो पार्टनर्स नहीं बांटना चाह रहे हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन करके आप वो अमाउंट लिख देंगे जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो नहीं बांटना चाहते हैं। मतलब देखिए कितनी सारी चीजें हो गई एक छोटे सिंपल से कंसेप्ट में। नाम के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने डिस्कशन किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। विशेषकर ये लास्ट में जो मैंने आपको बात बताई, बैलेंस कैरेट डाउन, ये बहुत प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। खैर चलिए, आज वाली क्लास के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।